बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा लेक्चर नंबर 9 है और इसमें जो है वो हम चैप्टर नंबर 3 के प्रॉब्लम से स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 हमारा बेसिक जो है वो ओम्स लॉ हम लोगों ने पढ़ा है अब तक कि ओम्स लॉ क्या होता है। और ओम्स लॉ के अंदर हमें पता चल गया है अब तक कि सर्किट थ्योरी में हमें तीन क्वांटिटीज का बार बार जो है वो इस्तेमाल करना पड़ेगा। एक तो है वोल्टेज और एक जो है वो करंट है और एक रेजिस्टेंस। वोल्टेज V स्टैंड्स फॉर वोल्टेज, I स्टैंड्स फॉर करंट एंड R फॉर रेजिस्टेंस। तो ये हमारा वर्किंग फॉर्मूला है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। और हम डेफिनेटली ऐसे ही मटेरियल को स्टडी करेंगे अपने सर्किट थ्योरी में जो ओम्स लॉ को ओबे करते हैं, तो वहाँ पर हम ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अब क्या होता है कि जब हम कोई भी सर्किट पढ़ते हैं तो सर्किट के अंदर दो क्वांटिटीज जो होती हैं वो वेरिएबल होती हैं और एक क्वांटिटी जो है वो हमेशा हम कांस्टेंट रखते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि हम कोई सर्किट में प्रॉब्लम सॉल्व करें जिसमें हमने रेजिस्टेंस को एक जगह कांस्टेंट रखा हुआ हो और वोल्टेज बढ़ाने से हम करंट का इफेक्ट देख रहे हो। ठीक है, अगर वोल्टेज जो है वो हमने कांस्टेंट रखा हुआ है, सप्लाई कांस्टेंट है, तो हम ये देखेंगे कि रेजिस्टेंस चेंज करने से करंट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। और ऐसा भी हो सकता है कि हमने करंट कांस्टेंट मेंटेन रखा हुआ है करंट सोर्स के जरिए, तो रेजिस्टेंस बढ़ाने से या कम करने से वोल्टेज के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो यही बिहेवियर जो है ना वो सर्किट हमें शो करेगा। अगर हम कहीं भी ये चीजें अपनी प्रैक्टिकली करेंगे तो फिर फॉर एग्जांपल हमने कहीं करंट कांस्टेंट रखा हुआ है तो ये बिहेवियर शो होगा। अगर कहीं हमने आर कांस्टेंट रखा हुआ है तो ये बिहेवियर शो होगा। और कहीं वोल्टेज हमने कांस्टेंट रखा हुआ है तो ये वाला बिहेवियर शो होगा दो क्वांटिटीज के दरमियान। तो यही चीज जो है वो हम अब सर्किट के अंदर देखेंगे। अच्छा, सिंपल हमारा सबसे ज्यादा सिंपल सर्किट जो है वो यही है, ये वाला सर्किट हमारा जो हम यहाँ पर देख रहे हैं अभी। एक सर्किट के अंदर सप्लाई मौजूद होती है और एक रेजिस्टेंस होती है, डेट्स इट। तो उसी को अभी हम लेकर चलेंगे, जो कि मैंने यहाँ पर बनाया हुआ भी है। ग्रीन कलर से एक वोल्टेज सोर्स है, ठीक है, और ये रेड कलर का जो है वो हमारे पास रेजिस्टर है मौजूद। इसकी वैल्यू है 4.7 किलो। तो एक चीज को जहन में हमेशा रखिएगा कि ये जो हमारा अभी हम आइडियल वोल्टेज सोर्स को ट्रीट कर रहे हैं, अगर हम यहाँ पर 10 वोल्ट्स दे रहे हैं, 10 वोल्ट्स जितना भी हम दे रहे हैं हमारी सप्लाई, तो यहाँ पर भी इन दोनों टर्मिनल्स के ऊपर भी 10 वोल्ट्स ही आना चाहिए। ठीक है, ये 10 वोल्ट्स ही आना चाहिए। ये जो दो रेड डॉट्स हैं ये शो कर रहे हैं कि इसके अक्रॉस, रेजिस्टेंस के अक्रॉस 10 वोल्ट्स ही हमें मिल रहा है। तो ये सोर्स वोल्टेज जो है 10 वोल्ट्स है अगर, तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी जो वोल्टेज होगा V1 वो बराबर होगा इसके Vs के। ठीक है, V1 शुड बी इक्वल टू Vs। यहाँ पर मैंने ये लिखा हुआ है कि V1 इज इक्वल टू Vs। अगर सोर्स वोल्टेज 10 वोल्ट्स है तो रेजिस्टर के अक्रॉस भी वोल्टेज 10 वोल्ट्स ही रहेगा। दिस इज द आइडियल सप्लाई बिहेवियर। अभी हम अपनी सिंप्लिसिटी के लिए यही रिज्यूम कर रहे हैं। ये एग्जाम्पल नंबर 3.1 है, पेज नंबर 77 है, 9th एडिशन फ्रॉइड। अच्छा, इसमें एक प्रॉब्लम दिया हुआ है ये कि अगर आपके पास सप्लाई 10 वोल्ट्स है, रेजिस्टेंस की वैल्यू 4.7 किलो ओम्स है, तो आप ये बताइए कि करंट जो है वो ठीक है, तो अगर हम करंट की वैल्यू जो है वो क्या होगी, करंट की वैल्यू जो है वो हमें निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहला पार्ट हमारा यही है कि अगर V1 जो है वो 10 वोल्ट्स है, R1 4.7 किलो ओम्स है, तो करंट की वैल्यू क्या होगी। यहाँ से हमने करंट की वैल्यू निकाल दी विच इज इक्वल टू 2.1 मिली एम्पियर। अब उसके सेकंड पार्ट में ये कह रहे हैं कि अगर हमने वोल्टेज जो है वो 3 गुना बढ़ा दिया, कीपिंग दी रेजिस्टेंस कांस्टेंट। 3 गुना बढ़ाने का मतलब ये है कि अगर ये 10 वोल्ट्स था तो ये 30 वोल्ट्स हो गए, तो रेजिस्टेंस वही है, करंट क्या होगा। तो हम जो है वो ये बिहेवियर स्टडी कर चुके हैं कि अगर वोल्टेज हम 3 टाइम्स बढ़ाएंगे, क्योंकि वोल्टेज और करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो करंट को भी 3 टाइम्स जो है वो बढ़ना चाहिए हमारा, अगर सर्किट के अंदर कांस्टेंट है R। तो यहाँ पर भी यही होगा कि अगर वोल्टेज 3 टाइम्स बढ़ रहा है तो करंट भी 3 टाइम्स बढ़ जाएगा। पहले करंट अगर 2.1 मिली एम्पियर था तो अब मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसको 3 के साथ में, तो 6.3 मिली एम्पियर हमारा करंट फ्लो होगा इस सर्किट में। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी सर्किट के अंदर अगर हम करंट को बढ़ाना चाह रहे हैं या कम करना चाह रहे हैं, तो हम अगर उसके अंदर वोल्टेज की वैल्यू को कम या ज्यादा कर देंगे तो फिर हमारा करंट जो है वो कम या ज्यादा हो सकता है। ठीक है, कीपिंग दी आर कांस्टेंट। इस जगह पर हम लोगों ने ये चीज रियलाइज की। यहाँ पर प्रीफिक्स की वैल्यू को जरूर अपने जहन में रखेंगे। किलो का मतलब होता है 10 टू द पावर 3, और किलो और मिली से कंफ्यूज नहीं होने का। मिली का मतलब होता है 10 टू द पावर -3, किलो का मतलब होता है 10 टू द पावर +3। अच्छा, सेकंड प्रॉब्लम की तरफ जाते हैं, व्हिच इज द एग्जांपल नंबर 3.2 और पेज नंबर 78 के ऊपर ये गिवन है। वही सिंपल सा सर्किट है, क्योंकि अभी हमें इसी सिंपल सर्किट को डील करना है।
तो इस सर्किट के अंदर इन्होंने हमें ये बताया है कि हमने जो है वो एक वोल्टेज सप्लाई लगाई किसी भी सर्किट में 25 वोल्ट्स, और रेजिस्टेंस की वैल्यू कुछ भी हमने रख दी। तो करंट फ्लो होना शुरू हुआ, एम मीटर से मेजर करके उन्होंने बताया कि करंट होना शुरू हुआ 50 मिली एम्पियर्स, यानी 25 वोल्ट्स हमने दिया था तो करंट हमें मिल रहा था 50 मिली एम्पियर्स। लेकिन अचानक थोड़ी देर के बाद क्या हुआ, करंट डिक्रीज हो गया। करंट डिक्रीज हो गया 40 मिली एम्पियर। हमने तो कुछ भी नहीं किया, हमने तो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी चेंज नहीं की, हमने तो अपनी तरफ से यहाँ से भी कोई सप्लाई चेंज नहीं की, लेकिन खुद ब खुद करंट जो है ना वो कम हो गया। तो हमने एक चीज अभी पढ़ी थी पिछले लेक्चर के अंदर कि ये जो आइडियल सोर्स होती है, आइडियल सोर्स के अंदर हमेशा वोल्टेज कांस्टेंट रहता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। लेकिन अगर किसी जगह पर आइडियल सोर्स मौजूद नहीं है तो थोड़ी देर के बाद खुद ब खुद ही वोल्टेज जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। और डेफिनेटली वोल्टेज अगर डिक्रीज होगा तो करंट भी डिक्रीज होगा। तो हमारा दिमाग वही काम करना चाहिए कि यकीनन यहाँ पर क्या चीज हो रही है, यहाँ पर वही चीज हो रही है कि अगर खुद ब खुद ही करंट डिक्रीज हो रहा है तो यकीनन ये आइडियल सप्लाई नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल सप्लाई है, ये रियल सप्लाई है। तो उसकी वजह से वोल्टेज जो है वो डिक्रीज हो रहा है, करंट की वैल्यू भी डिक्रीज हो रही है। तो आपसे इन्होंने ये कहा है कि अगर करंट 40 मिली एम्पेयर हो गया डिक्रीज होके 50 से 40, तो वोल्टेज भी डेफिनेटली क्या होगा, डिक्रीज होगा। 25 से क्या हो जाएगा, क्योंकि करंट और वोल्टेज आपस में हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर करंट डिक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे वोल्टेज भी डिक्रीज होगा। तो अब हमें नए वोल्टेज की वैल्यू जो है वो मालूम करनी है। तो सबसे पहले हम स्टेप यह करेंगे, सबसे पहला स्टेप हमें ये करना पड़ेगा कि हम इनिशियली इस रेजिस्टेंस की वैल्यू को डिटरमाइन कर लेंगे कि ये जो रेजिस्टेंस था ये कितनी वैल्यू का था। अगर इनिशियली 25 वोल्ट्स हम दे रहे थे और करंट 50 मिली एम्पियर्स था तो हमें पता चल गया कि ये रेजिस्टेंस जो है वो 500 ओम्स का रेजिस्टेंस। ठीक है भाई। अब क्या हुआ थोड़ी देर के बाद कि इस 500 ओम्स के रेजिस्टेंस के ऊपर जो करंट फ्लो होना शुरू हुआ वो हुआ 40 मिली एम्पियर्स। ठीक है। तो अब हम पता कर लेंगे कि इस रेजिस्टेंस के ऊपर कितना वोल्टेज जो है वो ड्रॉप हो रहा है, V2। तो अब मुझे पता चल गया कि इसके ऊपर V2 जो है वो ड्रॉप हो रहा है, यानी कि इस जगह से इस जगह ड्रॉप हो रहा है 20 वोल्ट्स। तो इसका मतलब ये है कि ये जो सप्लाई है ये भी यकीनन 20 वोल्ट्स की ही सप्लाई होगी, तभी जितनी ये सप्लाई दे रही है वोल्टेज उतने ही यहाँ पर ड्रॉप हो रहा है। क्योंकि मैंने अभी आप लोगों को पिछले एग्जाम्पल में बताया था कि जितना वोल्टेज ड्रॉप होता है रेजिस्टर के अक्रॉस उतना ही सोर्स वोल्टेज होती है। तो बेसिकली हमें सोर्स वोल्टेज मालूम करना है, तो हमने जो है वो लोड वोल्टेज मालूम किया, एंड इन दिस सर्किट दिस लोड वोल्टेज इज इक्वल टू दी सोर्स वोल्टेज। तो अब हमें पता चल गया कि अच्छा भाई अगर कहीं करंट डिक्रीज हो रहा है आइडियल बिहेवियर की वजह से तो डेफिनेटली वोल्टेज भी डिक्रीज हुआ होगा, तभी जो है ना ये करंट हमारा डिक्रीज हो रहा है। तो सेकंड प्रॉब्लम में हमने ये बात लर्न की कि ना सिर्फ जैसे हमने पहले एग्जांपल में देखा था कि हम यहाँ पर सोर्स वोल्टेज की वैल्यू चेंज करके करंट को चेंज कर रहे थे, लेकिन अगर हम सोर्स वोल्टेज की वैल्यू को चेंज नहीं करें तब भी हम जो है वो करंट की वैल्यू में चेंज हमारे पास आ सकता है इफ वी हैव अ प्रैक्टिकल सोर्स इंस्टेड ऑफ आइडियल सोर्स। ओके। अच्छा चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर हम अब वोल्टेज की वैल्यू को कांस्टेंट रखेंगे। ये एग्जांपल 3.3 है, इसमें हम क्या कर रहे हैं इसको गौर से देखें। इसमें हमने सप्लाई की वैल्यू को 100 वोल्ट कांस्टेंट रखा है। हमसे सबसे पहले ये कह रहे हैं कि R1 की जो वैल्यू है वो क्या गिवन है, 22 किलो ओम्स। अब ये कह रहे हैं कि I1 पता करें, I1 क्या है इफ R1 इज 22 किलो ओम्स। तो पता कर लेते हैं, यही वाला फॉर्मूला होगा, I1 इज व्हाट, V1 अपॉन R1। ये 100 वोल्ट्स है डिवाइडेड बाय 22 किलो ओम्स, मेरे पास ये वैल्यू आ गई। ठीक है, 4.5 मिली एम्पियर्स। अब कह रहे हैं सेकंड पार्ट में कि इफ R1 इज चेंज टू 33, यानी रेजिस्टेंस की वैल्यू हमने बढ़ा दी कीपिंग दी वोल्टेज कांस्टेंट, तो फिर क्या होगा, I2 की वैल्यू जो है वो क्या होगी। I2 की वैल्यू अब हम निकाली तो I2 की वैल्यू आ रही है 3 मिली एम्पियर्स। पहले 4.5 मिली एम्पियर्स, फिर 3 मिली एम्पियर्स। यानी रेजिस्टेंस जब कम थी इस सर्किट में तो करंट ज्यादा था, उसी के अंदर अब हमने रेजिस्टेंस बढ़ा दी तो करंट डेफिनेटली कम हो गया। ये बिल्कुल ठीक बिहेवियर आ रहा है। इसका मतलब है कि थर्ड एग्जांपल के अंदर हम ये देख रहे हैं कि हम करंट को कंट्रोल कर सकते हैं बाय चेंजिंग द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। तो हमारे पास ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं इस करंट को कंट्रोल करने के, जो कि हमें पता होने चाहिए, हमारे जहन में होना चाहिए। क्योंकि जब आप सर्किट को डिजाइन करने जाएंगे तो आपको पता होगा कि मैं किस तरीके से करंट को आखिर यहाँ पर रिड्यूस कर सकता हूँ, बाय चेंजिंग द वोल्टेज, बाय चेंजिंग द रेजिस्टेंस, और बाय यूजिंग द प्रैक्टिकल सोर्स। अच्छा, तो यहाँ पर थर्ड एग्जांपल के अंदर यही चीज जो है वो हम लोगों ने सीखी कि हम रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज करके भी करंट को कंट्रोल कर सकते हैं।
एक और एग्जांपल है 3.4, बहुत सिंपल है। उसमें आपसे कहा हुआ है कि यही सर्किट है, सिंपल सर्किट, लेकिन इसके अंदर अब वोल्टेज की वैल्यू 50 वोल्ट है और रेजिस्टेंस 47 है। अच्छा, आप गौर से देखिए यहाँ पर तकरीबन ये रेजिस्टेंस और वोल्टेज जो है ना वो तकरीबन बराबर है। जब हम इन दोनों का रेशियो निकालेंगे और I1 की वैल्यू आपसे पता करने के लिए कही हुई है, जब इसके अंदर हम I1 की वैल्यू मालूम करेंगे तो इसकी वैल्यू निकल कर आ रही है 1.06 एम्पियर, विच इज दी वेरी लार्ज करंट। ठीक है, ये बहुत ज्यादा लार्ज करंट है। तो इस बात से आप लोग होशियार हो जाएं कि जब भी किसी जगह सर्किट में रेजिस्टेंस कम होगा, ठीक है, रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी, रेजिस्टेंस कम होगा, रेजिस्टर कम वैल्यू का होगा, तो फिर उस सर्किट के अंदर करंट की वैल्यू बहुत ज्यादा लार्ज हो सकती है और वो बहुत खतरनाक सर्किट हो सकता है। ठीक है, फेटल सर्किट हो सकता है, तो यू शुड बी कॉशियस। तो इंसुलेशन प्रॉपर होनी चाहिए। ठीक है, वैसे ये एग्जांपल बहुत आसान सी है, इसमें आपको ओम्स लॉ यूज करते हुए करंट मालूम करना है और इसके अंदर कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज नहीं है सिवाय इसके कि इस लॉजिक को आप जहन में रखें कि इफ द रेजिस्टेंस इज वेरी स्मॉल, करंट कुड बी वेरी लार्ज एंड इट कुड बी फेटल। और लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आप लोगों को ग्राफ बताया था, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि मिली एम्पेयर्स 1 मिली एम्पेयर से 6 मिली एम्पेयर तक का जो करंट होता है वो बहुत फेटल होता है, इसमें बर्निंग हो जाती है, इसमें हार्ट फेल हो जाता है, तो इट इज वेरी डेंजरस। अच्छा, अब एक और एग्जांपल है विच इज एग्जांपल 3.5। इसके अंदर क्या कर रहे हैं, इसके अंदर भी वोल्टेज वही है, अब रेजिस्टेंस की वैल्यू को उन्होंने चेंज कर दिया। सेम एग्जांपल है, ठीक है, जो हमने यहाँ पर कर रहे थे कि रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज कर रहे थे, तो अब हम यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू को भी चेंज कर रहे हैं। इधर देखें, सबसे पहले हमारे पास रेजिस्टेंस 1 किलो ओम था, तो हमें करंट की वैल्यू मालूम करनी थी कि क्या है। करंट की वैल्यू हमने निकाल ली, ठीक है। अगर हमने फिर क्या किया कि सप्लाई उतनी ही रहने दी लेकिन रेजिस्टेंस चेंज करके 10 किलो ओम कर दिया, तो I2 की वैल्यू जो है वो कितनी होगी, 5 मिली एम्पियर निकल कर। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि यहाँ जो करंट है हमारा वो क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस बढ़ाने से डिक्रीज हो रहा है। 10 टाइम्स हमने रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ा दिए, तो यहाँ पर हमारा जो करंट है वो भी 10 टाइम्स जो है वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो अगर मैं I1 की वैल्यू जो है वो निकालूं 5 × 10⁻², और I2 के लिए मैं पूरा सॉल्व भी ना करूं, जस्ट मैं इसको मजीद और 10 से डिवाइड कर दूं, क्योंकि मुझे पता है कि करंट जो है वो 10 टाइम्स डिक्रीज होगा। जिस तरह से मैंने यहाँ पर इस प्रॉब्लम के अंदर किया था कि वोल्टेज अगर 3 गुना ज़्यादा बढ़ रहा है तो करंट भी 3 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे भी हम ये काम कर सकते हैं कि अगर रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ रही है 10 गुना ज़्यादा, तो करंट जो है वो 10 गुना ज़्यादा जो है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पर हम यहाँ डिवाइडेड बाय 10 कर सकते हैं और इस तरह से भी कर सकते हैं। तो ये वैल्यू जो है वो हमारे पास आ गई। करंट की यूनिट नहीं लिखा है मैंने, एम्पेयर्स यूनिट लिखना जरूरी होता है। तो इस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने बेसिकली क्या सीखा, इस लेक्चर के अंदर हमने ये सीखा कि हम जब सर्किट थ्योरी के अंदर प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, बेसिक सिंपल सर्किट, तो ओम्स लॉ हमारे जहन में कंप्लीटली क्लियर होनी चाहिए। 3 वेरिएबल्स पे हमेशा हमें हर सर्किट में कुछ ना कुछ पता करना होगा, या तो वोल्टेज या करंट या रेजिस्टेंस, ठीक है। लेकिन एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमने ये सीखा कि हम सर्किट डिजाइन जब करते हैं तो करंट हम किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम वोल्टेज को कांस्टेंट रखें तो रेजिस्टेंस को हमें चेंज करना होगा, जैसे इस एग्जांपल में हमने किया कि हमने ये देखी वोल्टेज को कांस्टेंट रखा और रेजिस्टेंस को हमने चेंज किया, तो ये करंट हमारा चेंज हो रहा है, कंट्रोल हो रहा है। यहाँ पे भी हमने यही चीज देखी, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज ये कि अगर हम करंट को चेंज करना चाहते हैं तो हम रेजिस्टेंस को कांस्टेंट रखते हुए वोल्टेज को चेंज करेंगे तो भी हम करंट चेंज कर सकते हैं। ये हमने एग्जांपल यहाँ देखी, वोल्टेज की सोर्स को हम चेंज करेंगे, रेजिस्टेंस को कांस्टेंट रखेंगे, करंट की वैल्यू क्या होगी, चेंज हो जाएगी, कंट्रोल हो जाएगी। और तीसरा केस ये है कि करंट अगर हमें डिक्रीज करना है तो हम रियल सप्लाई यूज कर लें, तो उस सूरत में भी करंट हमारा हमेशा डिक्रीज होगा। इस केस के अंदर हम करंट को इंक्रीज नहीं कर सकते। ये वाली एग्जांपल थी कि आइडियल सप्लाई अगर हम यूज करेंगे तो बगैर वोल्टेज सप्लाई चेंज किए हुए, बगैर रेजिस्टर की वैल्यू चेंज किए हुए, करंट खुद ब खुद बाय टाइम थोड़ी देर के बाद आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज हो जाए। तो ये 2-3 तरीके हम लोगों ने जो है वो देखे कि हम किस तरह से करंट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो आप लोगों को से अगर मैं ये सवाल करूं कि हाउ वी कैन कंट्रोल द करंट, तो फिर आपको ये जवाब पता होना चाहिए कि हम उस सर्किट के अंदर वोल्टेज को चेंज करके करंट की वैल्यू को कंट्रोल कर सकते हैं, कीपिंग द रेजिस्टेंस कांस्टेंट।
हम उस सर्किट के अंदर वोल्टेज सोर्स की वोल्टेज को कांस्टेंट रख के रेजिस्टेंस चेंज करेंगे तो करंट चेंज हो जाएगा, ठीक है। और तीसरा प्रैक्टिकल सोर्स हम यूज करेंगे। तो दिस कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर, ओके। अच्छा, और एक चीज हमने इसके अलावा एडिशनल इस लेक्चर के अंदर लर्न की, वो ये कि वोल्टेज और रेजिस्टेंस जो है जब कंपेरेबल होते हैं तो करंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा लार्ज हो जाती है, फैटल हो सकती है। हमें बहुत ज़्यादा मुहतात रहना चाहिए उस जगह पे काम करते हुए जहाँ लो रेजिस्टेंस हो। तो यहाँ का लेक्चर स्टॉप हो रहा है। ओम्स लॉ को भी हमने यूज करना सीख लिया। V इज इक्वल टू आई आर का फॉर्मूला किस तरह से हम बार बार अप्लाई करते हैं, और हम वैल्यूज इन तीनों पैरामीटर्स में से वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस की वैल्यू में से हम अननोन वैल्यू जो है वो किस तरीके से डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, आज का लेक्चर यहीं पे मैं फिनिश कर रही हूँ, लेक्चर नंबर 9। फिर उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम मजीद और इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स इंशाल्लाह ताला